कैसे हैं दोस्तों? दुनिया की सुनो में खुश आमदीद। सूडान कभी अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क था। इसका रकबा तकरीबन 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल था, लेकिन 2011 में ये टूट कर दो ममालिक में तकसीम हो चुका है। शुमाली हिस्से का नाम रिपब्लिक ऑफ सूडान है, जबकि जनूबी हिस्से को रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान से जाना जाता है। साउथ या जनूबी सूडान 21वीं सदी में आज़ाद होने वाला अभी तक का आखिरी और सबसे बड़ा मुल्क है। एक दिहाई पहले इस इस्लामी मुल्क सूडान के टूटने की क्या वजह बनी? क्या इस तकसीम में तेल और मजहब का भी कोई रोल था? बरतानिया का इस तकसीम में क्या किरदार रहा? और क्या अब भी दोनों ममालिक के दरमियान कोई तनाज़ा बाकी है? यही सब जानने की कोशिश करते हैं। तनाज़े की तारीख। सूडान के तकसीम होने की तारीख नौआबादियाती निज़ाम से मिलती है, जब 19वीं सदी के अवाइल में सूडान मिस्र के कंट्रोल में था। सदी के आखिरी सालों में मिस्र के एक बरतानवी कानूनी बन जाने के बाद 1899 यानी 1899 में सूडान को एक कंडोमिनियम यानी एक ऐसी रियासत का दर्जा दिया गया जिस पर बरतानिया और मिस्र मिलकर हुकूमत करते थे। इस दौर में सूडान के शुमाल में अरब मुसलमान अक्सरियत में थे, जबकि जनूबी सूडान में अक्सरियत गैर मुस्लिम अफ्रीकी कबाइल की थी। कंडोमिनियम का दर्जा दिए जाने के बाद शुमाली सूडान ने बरतानवी राज को जल्द ही तस्लीम भी कर लिया, जबकि जनूब में बरतानिया को शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा और यहाँ बरतानिया की ज़्यादातर तवानाई इस मज़ाहमत को कुचलने में सर्फ हुई। एक ही मुल्क के दो हिस्सों में अलग तरह के रिस्पॉन्सेस की वजह से नौआबादियाती ताकत ने यहाँ हुकूमत भी मुख्तलिफ अंदाज में की। शुमाल में चूंकि मज़ाहमत कम थी, लिहाजा बरतानिया यहाँ मॉडर्नाइजेशन में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा था और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की तामीर भी अच्छी खासी हुई। जनूब में बरतानिया ने किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तामीर नहीं किया, बल्कि बमुश्किल हालात को ही कंट्रोल किए जा रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की तामीर ना होने की वजह शायद यहाँ होने वाली मुज़ाहमत थी। इस पर मजीद ये कि 1922 यानी 1922 में बरतानिया ने शुमाली सूडान के बाशिंदों को 10 पैरालल से जनूब की तरफ नक्लो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी। ऐसे ही जनूबी सूडान के बाशिंदों को पैरालल से शुमाल की तरफ नक्लो हरकत पर पाबंदी लगा दी। इस तरह की पाबंदियों के बाद शुमाली और जनूबी सूडान के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी। बाज़ मौर्रिखीन के मुताबिक इन रिस्ट्रिक्शंस का एक मकसद इस्लामी नज़रियात को मज़ीद जनूब की तरफ फैलने से रोकना था। इसके साथ ही जनूबी सूडान में क्रिश्चियन मिशनरीज मकामी अफ्रीकी कबाइल का मजहब तब्दील करने में भी मसरूफ़ अमल थे। यूं शुमाली और जनूबी सूडान में तकसीम की एक वाज़ेह लाइन खींची जा रही थी, जो मुस्तकबिल में मज़ीद गहरी होती चली गई। सूडान की आज़ादी और पहली सिविल वार। सूडान में बरतानवी हुकूमत की तकसीम की पॉलिसी आने वाली दिहाइयों में भी जारी रही। इस वक्त दुनिया से नौआबादियाती निज़ाम का खात्मा भी होता जा रहा था और बरतानिया ने 1956 यानी 1956 में सूडान को भी आज़ादी देने का फैसला कर लिया। सूडान एक अबूरी आइन के तहत आज़ाद हुआ था और अब मुल्क का एक मुस्तकिल आइन तैयार किया जाना था, लेकिन इसमें दो मसाइल थे। पहला मसला ये था कि क्या सूडान एक ऐसा मुल्क होगा जिसमें मरकजी हुकूमत ज़्यादा बाइख्तियार या फिर सूबाई हुकूमतें ज़्यादा बाइख्तियार होगी। दूसरा मसला ये था कि क्या ये सूडान एक सेकुलर रियासत होगी या इस्लामिक। तो दोस्तों, यहाँ जनूबी सूडान के सियासतदानों का ख्याल था कि सूबों के पास इख्तियारात ज़्यादा होना यहाँ के बाशिंदों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि दूसरी सूरत में जनूबी सूडान को शुमाली अक्सरियती मरकजी हुकूमत के मातहत होना पड़ेगा। शुमाली सूडान के सियासतदान ऐसे किसी निज़ाम को अपनाने से कतरा रहे थे जिसमें सूबों को किसी हद तक खुद मुख्तारी मिलती। इस सूरत में ये होना था कि जनूबी सूडान में अलहदगी पसंद नज़रियात को तक़वियत मिलती और शुमाली सूडान हरगिज़ ये नहीं चाहता था। इसलिए शुमाली सूडान के सियासतदान हर सूरत मामलात को शुमाल और मरकज़ के कंट्रोल में रखना चाहते थे। यही मसला मजहब के हवाले से भी था। शुमाली सूडान के सियासतदानों का ख्याल था कि सूडान एक इस्लामी रियासत होनी चाहिए, जबकि इस पर जनूबी सूडान में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे, क्योंकि इस सूरत में उन्हें खदशा था कि शुमाली सूडान के अरब मुसलमानों के मातहत हो जाएंगे और ये बात उनके लिए हरगिज़ काबिल कबूल नहीं थी। लिहाजा वो एक सेकुलर इस्लामी रियासत के हामी थे।
یہ بات یاد رہے کہ اس وقت جنوبی سوڈان میں 80% کے لگ بھگ کرسچنز یا دوسرے افریقی مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد تھے، جبکہ مسلمانوں کی آبادی یہاں صرف 18% تھی۔ اس وقت سیاسی غیر یقینی کی صورتحال میں جب جنوبی سوڈان کے باغیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے شمالی سوڈان کے فورسز نے طاقت کا استعمال کیا تو سوڈان میں سول وار کا بھی آغاز ہو گیا۔ ساؤتھ سوڈان کے باغیوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ انہیں حکومت میں زیادہ سے زیادہ نمائندگی اور خود مختاری دی جائے۔ اس سول وار کا خاتمہ سوڈان کی حکومت اور جنوبی سوڈان کے باغیوں کے درمیان 1972 میں ادیس ابابا کے معاہدے کے تحت ہوا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق جنوبی سوڈان کے مطالبات کو مانتے ہوئے اب جزوی خود مختاری بھی دے دی گئی اور اس معاہدے کی شرائط کو سوڈان کے پہلے مستقل آئین میں بھی شامل کیا گیا۔ دوسری سول وار اور جنوبی سوڈان کی آزادی۔ دوستو، شمالی اور جنوبی سوڈان کے درمیان پہلی سول وار کے بعد اگلے 11 سالوں تک کسی حد تک امن رہا، لیکن یہ زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوا۔ 1983 یعنی 1983 میں اس وقت کے سوڈانی صدر جعفر نمیری نے ملک کو ایک اسلامی عرب ریاست بنانے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے پورے سوڈان میں شرعیہ لا کا نفاذ کر دیا اور جنوبی سوڈان کی خود مختاری بھی ختم کر دی۔ اس کے فوراً بعد جنوبی سوڈان کی علیحدگی پسندوں اور شمالی سوڈان کی فورسز کے درمیان دوسری سول وار کا آغاز ہو گیا۔ نمیری کے ان اقدامات کا سوڈان کو اسلامی ریاست بنانے کے علاوہ ایک دوسرا مقصد بھی تھا۔ سوڈان چونکہ تیل کی دولت سے مالا مال ملک تھا، لیکن اس کا 75% جنوبی سوڈان میں تھا، لہٰذا وہ ملک کے اس جنوبی حصے کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ نمیری کے بعد آنے والے صدور نے بھی جنوبی سوڈان کے حوالے سے نمیری کی پالیسیوں کو جاری رکھا اور یہ سول وار 2 دہائیوں تک جاری رہی۔ اس جنگ میں تقریباً 2 ملین کے قریب افراد جان سے گئے، جبکہ 4 ملین شہریوں کو ہجرت کرنا پڑی۔ افریقہ کی سب سے لمبے عرصے تک چلنے والی اس سول وار کا خاتمہ 2005 میں کمپریہنسو پیس ایگریمنٹ کے تحت ہوا۔ معاہدے کے مطابق سوڈان نے اب جنوبی سوڈان کو خود مختاری دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ بھی طے پایا کہ جنوبی سوڈان کے شہریوں کو 6 سال بعد 2011 میں ایک ریفرینڈم کے ذریعے اس بات کا اختیار دیا جائے گا کہ وہ ایک سوڈان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ایک علیحدہ ملک بنانا چاہتے ہیں۔ معاہدے کے مطابق اگلے 6 سالوں میں دفاع اور خارجہ امور کے علاوہ باقی تمام معاملات میں جنوبی سوڈان کو خود مختاری بھی دی گئی۔ جنوبی اور شمالی سوڈان کے درمیان تنازع کی ایک وجہ تیل کے ذخائر سے حاصل ہونے والے زر مبادلہ کی تقسیم بھی تھا، لہٰذا فریقین کے درمیان یہ بھی طے پایا گیا کل زر مبادلہ کا 2% شیئر تیل پیدا کرنے والے صوبے کو ملے گا، جبکہ باقی 98% جنوبی اور شمالی سوڈان میں برابر تقسیم ہوگا۔ ریونیو شیئرنگ کا یہ فارمولہ 2011 میں ریفرینڈم کے ساتھ ہی ایکسپائر ہو جانا تھا۔ معاہدے کے مطابق 2011 میں ریفرینڈم کا انعقاد ہوا اور جنوبی سوڈان کے 99% شہریوں نے سوڈان سے علیحدگی کے حق میں فیصلہ دیا۔ ریفرینڈم میں یونائٹڈ نیشنز کے والنٹیئرز نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ ریفرینڈم کے 6 ماہ بعد 9 جولائی 2011 کو جنوبی سوڈان دنیا کے نقشے پر ایک الگ ملک کے طور پر وجود میں آ گیا اور سوڈان کے 2 حصے ہو گئے۔ جنوبی سوڈان کا رقبہ 6,44,000 مربع کلومیٹر ہے۔ تقسیم کے وقت اس کی آبادی 1,10,00,000 افراد پر مشتمل تھی، جس میں 60% کرسچنز، 33% لوگ اینیمسٹ بیلیفز رکھنے والے تھے، جبکہ 7% مسلمان بھی تھے۔ اس کے مقابلے میں سوڈان کا رقبہ 18,61,000 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ آبادی 4.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جس میں 80% مسلمان اور باقی 20% دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے تھے۔ غیر حل شدہ مسائل۔ دوستو، دونوں ممالک کی علیحدگی کے باوجود اب بھی کئی مسائل ہیں جو حل طلب ہے۔ ان میں سب سے بڑا مسئلہ آبائی کی ملکیت کا ہے۔ یہ سوڈان اور جنوبی سوڈان کے بارڈر پر 4,000 مربع کلومیٹر کا ایک علاقہ ہے جہاں 2011 میں ہونے والا ریفرینڈم ملتوی ہو گیا تھا۔ اس علاقے میں تیل کے ذخائر بڑی مقدار میں موجود ہے۔ اس علاقے میں ریفرینڈم کے ملتوی ہونے کی وجہ ووٹرز کی اہلیت کے حوالے سے اختلافات ہیں۔ دراصل اختلافات کی وجہ یہاں کا ایک خانہ بدوش قبیلہ ہے جس کے بارے میں سوڈان کا موقف ہے کہ ریفرینڈم میں حصہ لے سکتا ہے۔ اس پر جنوبی سوڈان کو اعتراض ہے کہ یہ ریفرینڈم میں حصہ نہیں لے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں آج تک ریفرینڈم نہیں ہو سکا اور یہ علاقہ دونوں ممالک کے درمیان وجہ تنازع بنا ہوا ہے۔
दोस्तों, गैर मुनक़सिम सूडान के 75% तेल के ज़खायर पहले ही जनूबी सूडान के पास चले गए हैं। लिहाजा सूडान हर सूरत आबाई की मलकियत हासिल करना चाहता है। आज़ादी के बाद यहाँ दोनों ममालिक की आर्मीज के दरमियान होने वाली झड़पों के नतीजे में 1 लाख के करीब लोग यहाँ से हिजरत कर चुके हैं। इस सब के बावजूद अभी तक इस मसले का कोई हल नहीं निकाला जा सका और ये इलाका दोनों ममालिक के कंट्रोल में है। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान काफिया किंगी, ब्लू नील और नूबा माउंटेन्स में भी तनाज़ात चल रहे हैं। आपसी तनाज़ात के अलावा दोनों ममालिक में कई तरह के अंदरूनी तनाज़ात का शिकार भी है, जिनमें सूडान के मगरबी दारफोर रीजन में 2003 से आर्मी और नॉन अरब बागियों के दरमियान जारी कन्फ्लिक्ट है। हमारी अगली वीडियो में आपको हम इसी कन्फ्लिक्ट के बारे में बताएंगे। यहाँ होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की वजह से सूडान पर माजी में कई तरह की पाबंदियों का भी सामना करना पड़ा है। जनूबी सूडान आज़ादी के बाद भी कई तरह के मसाइल का शिकार रहा है। यहाँ 2013 से 2020 तक अपोजिशन और हुकूमत की फोर्सेस के दरमियान एक सिविल वार भी हो चुकी है। इसके अलावा जनूबी सूडान के कांगो और युगांडा के दरमियान भी बॉर्डर के मसाइल है। दोनों ही काफ़ी गरीब ममालिक हैं। सूडान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार गोल्ड, ज़रई और पेट्रोलियम मसनूआत की बरामदात से होता है। इसके मुकाबले में जनूबी सूडान के मईशत का पहिया ज़्यादातर पेट्रोलियम मसनूआत की बरामदात से ही चलता है। दोस्तों, आने वाली वीडियो में हम आपको सूडान में जारी खाना जंगी के बारे में मज़ीद बताएंगे। इसके अलावा आप सूडान के बारे में क्या जानते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।